नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले 2 लेक्चर हमने हमारे पाठ्यक्रम की जो पहली कहानी है चीफ की दावत, जिसको भीष्म साहनी जी ने लिखा है, इसके बारे में मैंने आपको वीडियो भेजे थे। मैं आशा करता हूं कि आपने वो सभी देखे होंगे और उन दोनों वीडियो के पश्चात मैं ये तीसरा वीडियो जो है उसी कहानी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मुझे बताना यह है कि पहले 2 वीडियो में से पहला वीडियो जो है कहानी की पूरी जो लाइन टू लाइन पढ़ाई जो है या कहानी का जो कथा वस्तु है वो हमने वहाँ पे देखा है, और दूसरे वीडियो में हमने कहानी परीक्षा की दृष्टि से उसको कैसे समझना है, कैसे लिखना है, उसका कथानक क्या है, उसके पात्र कौन कौन से हैं, उसकी भाषा शैली कैसी है, उसका उद्देश्य क्या है, अर्थात ये सभी बातें दूसरे वीडियो में हमने देखी है। इन दोनों वीडियो को मिला के मैं अपनी बात इस वीडियो में यहाँ पे करने जा रहा हूँ। देखिएगा, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई चीफ की दावत ये कहानी जो है एक प्रकार से आज के परिवारों को प्रतिनिधित्व के रूप में सामने ला रही है। मुझे बताना यह है कि इस कहानी में जो पात्र दर्शाए गए हैं, ये प्रमुखता शामनाथ है, उसकी माँ है, शामनाथ की पत्नी है, शामनाथ के चीफ है और चीफ की पत्नी जो है, अर्थात इनमें से अगर विचार करेंगे तो प्रमुख पात्र 2 ही हैं। एक तो शामनाथ है और शामनाथ की माँ। अर्थात भीष्म साहनी जी इस कहानी के माध्यम से हमारे सामने वो पक्ष लाना चाहते हैं जो हमने कथानक में पढ़ा है, लेकिन मैं समझता हूं कि कथानक में उन्होंने जो बातें लिखी है उसके परे जाकर हमें थोड़ा सा सोचना है और चिंतन के आधार पर भीष्म साहनी जी क्या कहना चाहते हैं। देखिएगा, शामनाथ एक नौकरी पेशा व्यक्ति है और वह तरक्की के लिए हर कोई मुमकिन प्रयास जो है करना चाहता है। तो उसमें से एक प्रयास वो कर रहा है और वो प्रयास ये था कि उसके घर उसके चीफ जो है, उसके वरिष्ठ अधिकारी जो है, उसके घर पार्टी के लिए आने वाले थे, मेहमान नवाजी के लिए आ रहे थे। तो ये शामनाथ का जो ये प्रयास है ये स्वाभाविक है। कोई भी मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा जो है अपने चीफ को या अपने प्रमुख अधिकारी को, वरिष्ठ अधिकारी को खुश करने के लिए हर तरह के पैतरे अपनाता है। पैतरे मतलब हर तरह की कोशिश करता है। तो उसमें से वो कोशिश वो कर रहा है। लेकिन दूसरे पक्ष में अगर हम देखेंगे कि शामनाथ की ये कोशिश जो है कहीं ना कहीं उसके स्वार्थ को लेकर भी सामने आ जाती है। उसका स्वार्थ ये है कि वो चाहता है कि मैं अपने घर में जब चीफ को लाता हूं तो मेरे घर की सभी चीजें, सभी स्थितियां जो है अच्छी तरह से साहब को महसूस हो। तो वह भरसक कोशिश कर रहा है कि उसके घर में जो भी कुछ पड़ा हुआ सामान था, इधर उधर बिखरा हुआ सामान था, वो काम करने लायक जो सामान था वो छुपा रहा है, पलंग के नीचे छिपा रहा है, अलमारी में डाल रहा है। अर्थात वो एक प्रकार से ये तैयारी कर रहा है कि उसका घर कितना सजा संवरा है, ये दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी पत्नी और उसका शामनाथ जब वो तैयारी कर रहे थे तो उनके सामने एक प्रमुख प्रश्न उभरता है, और वो प्रमुख प्रश्न ये था, वो उनकी माँ को लेकर सोचने लगते हैं। उनको लगता यह है कि अगर हम वहां पे माँ को उस पार्टी में शामिल करेंगे तो हमारा क्या होगा। अर्थात शामनाथ की माँ जो है ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हुई थी, अनपढ़ थी, और उसको सजने संवरने का भी उतना ढंग महसूस मालूम नहीं था। तो इस वजह से वो दोनों पति पत्नी जो है चिंता में रह जाता है कि माँ का क्या किया जाए। अर्थात ये सोच जो है मुझे लगता है कि एक प्रकार से शामनाथ के स्वार्थ को हमारे सामने लाती है। देखिएगा, घर का एक सदस्य होने के नाते, घर का एक श्रेष्ठ सदस्य होने के नाते अगर शामनाथ वो कोशिश करता कि अपने माँ को भी उसी रूप में तैयार करके पार्टी में शामिल करता, तो एक प्रकार से वो माँ बेटे का जो है जो रिश्ता जो है उसका निर्वाह कर रहा होता। लेकिन वो माँ को अपनी जो है घर के बिना काम की चीज या बिना काम का जो सामान होता है उस रूप में वो सोचता है, और उसको कहाँ पे छिपाया जाए ये सोच जो है उसके दिमाग में आ जाती है। अर्थात उसकी पत्नी भी उसमें उसके सोच के साथ वो विचार कर रही है या उसको समर्थन दे रही है। वो कहती है कि उसको उसकी सहेली के पास भेज देंगे। तो शामनाथ कहता है कि नहीं, उसकी सहेली बार बार उसके घर आ रही, तो मैंने कैसे तो उससे पीछा छोड़ रखा है।
देखिएगा, इस कहानी में श्यामनाथ के द्वारा माँ के प्रति जो भी कुछ विचार व्यक्त हो रहे हैं, वह विचार एक प्रकार से आज के समाज के उन बिंदुओं को सामने ला रहे हैं कि जहां पे हम महसूस कर रहे हैं कि आज के घरों में बूढ़े लोग, वृद्ध लोग जो है, उनकी उपस्थिति जो है कितनी मतलब उपस्थिति कितनी नाकाम बनती जा रही है। उनको व्यक्ति के रूप में, उनको घर का एक सदस्य के रूप में वो महत्व नहीं दिया जा रहा है। मुझे बताना क्या है कि आज बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपने माँ बाप को संभालते नहीं हैं, वो अलग रह रहे हैं, माँ बाप अलग रह रहे हैं। अर्थात मुझे बताना यह है कि आज हम जिस दिशा से जा रहे हैं, हम जिस तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये गलतियां जो है हमसे हो रही है। तो भीष्म साहनी जी भी इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि जिस माँ ने उस बेटे को पढ़ाया लिखाया, अपने गहने जेवर जितना जो भी कुछ था, शौक श्रृंगार के जितने भी संसाधन थे, वो उस माँ ने जो है अपने बेटे के पढ़ाई में खर्च किए थे। और वही बेटा जो है पढ़ाई करके नौकरी में लग जाता है, अपने चीफ को खुश करने के लिए, अपने वरिष्ठ अधिकारी को खुश करने के लिए उसी माँ को कहीं पे तो छिपाने की सोचता है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो हम जैसे छात्रों को इस कहानी के कथानक को थोड़ा सा गंभीरता से सोचना है। ये कहानी श्यामनाथ और उसके माँ की नहीं है। ये कहानी थोड़ा सा अपनी जिंदगी से अगर आप थोड़ा सा लागू कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि हम श्यामनाथ नहीं बन सकते, या हमारी माँ जो है श्यामनाथ की माँ नहीं बन सकती। मुझे बताना यह है कि इसमें यही सोचना है कि भीष्म साहनी जी ये बताना चाहते हैं कि हर कोई व्यक्ति जो है वैसा नहीं हो सकता। श्यामनाथ जैसा व्यक्ति ये कर रहा है, लेकिन हम ऐसा न करें, ये सोच जो है स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ रही है। दूसरी बात देखिएगा कि मध्यम वर्गीय परिवार है, पंजाब का इलाका है, पंजाबी वो शहर है, पंजाबी परिवार है। तो उस परिवार में जो भी कुछ स्थितियां बनी हुई हैं, उसके हिसाब से वहां पे श्यामनाथ अपने पार्टी की तैयारी करता है। घर में मांस मच्छी बनती है, माँ जो है जब घर में मांस मच्छी बनती है तब वो खाना नहीं खाती है। तो ये सभी बातें जो है कहीं ना कहीं उस बात को सामने ला रही है कि अपने बेटे को लेकर उस माँ ने क्या क्या झेला है, अपने बेटे की तरक्की के लिए उस माँ ने क्या क्या किया है। तो ये बातें कहीं ना कहीं हमारे उस कहानी के कथानक में देखने को मिलेगी। तीसरी बात मुझे बतानी यह है कि इस कहानी का जो भी कुछ वातावरण है या जो कुछ परिदृश्य हमारे सामने आ जाता है, वो परिदृश्य यह है कि कार्यालयीन कर्मचारी होने के साथ साथ वो घर का जो परिवेश दिखाया गया है, तो उस घर में ये तैयारियां चल रही है और वो मध्यम वर्गीय परिवार है और उस मध्यम वर्गीय परिवार में एक पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। तो उस पार्टी का माहौल जो है जिस प्रकार से होता है, चकाचौंध होती है, खाना पकवान बन रहा होता है, लोग सज धज के आने वाले होते हैं और पार्टी निश्चित समय पे शुरू हो जाती है। वहाँ पे शराब का वगैरह इंतजाम किया होता है। ये सभी जो वातावरण है कहीं ना कहीं हमें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। उसमें क्या सोचना है कि क्या सच में नौकरी में तरक्की के लिए ये सभी बातें जरूरी है? नहीं जरूरी है। मुझे लगता है कि ऐसा करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप अपने काम से भी अपनी तरक्की कर सकते हैं, लेकिन ये लालच के समान ये जो कुछ पार्टियां वगैरह दी जा रही है, ये कहीं ना कहीं गलत है। ये भी भीष्म साहनी जी को यहाँ पे बताना है। अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कहानी के मुख्यतः दो ही पात्र प्रमुख हैं, उनके बारे में ही आपको थोड़ा सा ज्यादा सोचना है। एक तो श्यामनाथ की माँ और दूसरा श्यामनाथ। अर्थात इस माँ बेटे के रिश्ते को भी भीष्म साहनी जी ने वहां पे गंभीरता से व्यक्त करने की कोशिश की है। हमें उस रिश्ते को थोड़ा सा संवेदना के साथ सोचना होगा कि जब बेटा माँ को छिपाने की बात कर रहा होता है, बेटा जब माँ के बारे में बात कर रहा होता है, तो उस माँ को क्या लग रहा होगा। तो ये सभी बातें जो है उस कहानी में महत्वपूर्ण बन जाती है। अगली बात आ जाती है उस श्यामनाथ के जो चीफ है निश्चित समय पर पहुंच जाते हैं, पार्टी शुरू हो जाती है, मेहमान भी आ जाते हैं। अर्थात उस दौर में वहां पे सब किस्से गोइयां चलती है, गाने वगैरह गाए जाते हैं और बहुत सारे हंसी मजाक वहां पे चल रहा होता है। और माँ जो है एक कोने में जो है एक कमरे के
अंदर जो है वहाँ पे सिकुड़ कर बैठी हुई होती है, बाहर पार्टी चल रही है और अंदर माँ जो है सिकुड़ कर बैठी हुई है। अर्थात ये दृश्य जो है कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को थोड़ा सा घातक वहाँ पे दिखाई देता है। देखिएगा कि भारत में ये संस्कृति है कि परिवार में कोई भी अगर जश्न बनता है, कोई भी समारोह बनता है, तो वहाँ पे सभी लोग जो है पूरे उत्साह के साथ मिलजुल कर, उसमें घर के प्रमुख लोग होते हैं, छोटे बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे दृश्य थोड़ा सा अलग है। माँ को अलग रखा जा रहा है और बेटा जो है अपनी पत्नी के साथ, मेहमानों के साथ, चीफ के साथ जो है पार्टी में रंग रलिया वहाँ पे मना रहा है। तो ये भी दृश्य उस कहानी में महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके बाद पार्टी में शराब वगैरह पी जाती है, साहब भी विदेशी साहब होते हैं और वो शराब पी जाते हैं और धीरे धीरे पार्टी आगे बढ़ रही होती है और साहब थोड़ा सा बरामदे में आ जाते हैं और बरामदे में आने के बाद वहाँ पे दरवाज़ा खोलकर जहाँ पे शामनाथ की माँ बैठी हुई होती है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे माँ जो है एक कुर्सी पर जो है अपने दोनों पैर जो है सिकुड़ कर जैसे वो बैठी है और कुर्सी पर ही वो थोड़ा सा खर्राटे लेकर सो रही है। तो ये दृश्य जो है शामनाथ जब देखता है, अर्थात उसको ये अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन वैसा ही हुआ था और शामनाथ के चीफ जो है माँ को वहाँ पे उठाते हैं और हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो माँ जो है उसको ये भी तमीज़ नहीं होती है कि सेक हैंड किया जाता है तब कौन से हाथ से किया जाता है। तो चीफ जो है अपना दाया हाथ, राइट हैंड जो है माँ के सामने बढ़ाते हैं। तो माँ गलती से जो है अपने एक दाएं हाथ में माला फेर रही होती है, तो वो उसके कारण अपना बाया हाथ ही, लेफ्ट हैंड ही जो है साहब के सामने कर देती है। उससे भी शामनाथ को बहुत गुस्सा आ जाता है, उसको इतनी भी तमीज़ नहीं है। मतलब ये छोटी छोटी बातें जो है, देखिएगा कि एक बूढ़ी औरत है, गांव की औरत है, अनपढ़ है, उसको ये बातें मालूम नहीं है कि सेकंड हैंड क्या कैसे किया जाता है। तो ये सभी बातें जो है एक प्रकार से कहानीकार ने उस माँ को लेकर वहां पे लिखने की कोशिश की है। और जब बाद में वो प्रसंग जो है वहां पे समाप्त हो जाता है और साहब जो है अपने शामनाथ के माँ का हाल पूछते हैं, हाउ डू यू डू, ये जब अंग्रेजी में पूछा जाता है तो माँ को कुछ समझ में नहीं आता। शामनाथ उसको हिंदी में बोलकर कहता है कि तुम कैसे हो पूछ रहे हैं, तो वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ। तो शामनाथ भी ये भरसक प्रयास कर रहा है कि माँ भी अंग्रेजी में बोले, मतलब उसको ये दिखाना है कि मेरी माँ भी अंग्रेजी थोड़ी बहुत जानती है, लेकिन माँ उतने अच्छी तरीके से वो बोल नहीं पाती। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा शामनाथ को जो है अपना सर जो है नीचे झुकाना पड़ रहा होता है। ये सभी बातें, अर्थात ये शामनाथ के जो भरसक प्रयास हो रहे हैं, ये प्रयास उसकी तरक्की के लिए कितने जरूरी है, ये भी एक बात सोचने की है। अगली बात वहाँ पे हो जाती है कि जब माँ को उसके बारे में जब पूछा जाता है, वो जब गाने, जो पंजाबी गाने होते हैं, उसको गाने की जब बात हो जाती है, फुलकारी साड़ी के बारे में भी वहाँ पे कुछ बात हो जाती है। तो जब ये माँ बातें कर रही होती है तो एक प्रकार से साहब खुश हो जाते हैं। और जहाँ पे पार्टी थोड़ा सा नाराज दौर से दौड़ रही थी, एकदम से उल्लास से भर जाती है। माँ ने अपने तरीके से गाया हुआ गीत साहब को पसंद आ जाता है और फुलकारी की जब बात निकलती है तो वो भी देने की वहाँ पे तैयारी हो जाती है। तो इससे पार्टी में फिर से एक बार उत्साह आ जाता है, साहब खुश हो जाते हैं। जिस समय शामनाथ को लग रहा था कि उसकी माँ जो है उसकी पार्टी के लिए मुसीबत है, वही माँ जो है उस पार्टी का अब केंद्र बन गई थी और माँ को लेकर चीफ भी खुश हुए थे। और शामनाथ को ऐसे लगता है कि मैं खराब हो रही पार्टी से बच गया केवल माँ के कारण। मतलब ये सभी बातें जो है कहीं ना कहीं उस विचार तक लाती है कि देखिएगा, हम जिस व्यक्ति को महत्व नहीं दे रहे हैं कि वो व्यक्ति ही किस प्रकार से आपको अपनी बुरी अवस्था से, अपनी अड़चन से जो आपको बचा सकता है, ये बात वहाँ पे लेखक ने जो है बताने की कोशिश की है। इस कहानी का उद्देश्य या इस कहानी की भाषा शैली, इसमें हिंदी की शब्दावली है, अंग्रेजी की शब्दावली है। मतलब ये थोड़ा सा शहरी वातावरण होने के कारण शब्दावली उस प्रकार से आ जाती है। उद्देश्य की अगर बात की जाए तो उद्देश्य इतना ही है। देखिएगा
कि हर घर में घर तभी बनता है जिस घर में माँ बाप होते हैं और उन माँ बापों के अपने संतान होते हैं, और घर का पूर्णत्व उसी में है कि माँ बाप के प्रयासों के आधार पर जब कोई बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा हो जाता है, बड़ा अफसर बन जाता है, तो वह बेटा जो है किसी भी कमी को महसूस न करते हुए अपने अनपढ़ गंवार माँ बाप को अपनाता है और उनकी वृद्धावस्था में उनकी सेवा करता है, तो वो घर जो है पूर्णत्व की ओर वहां पे बढ़ता है। तो ऐसा इस कहानी के माध्यम से बताना यह है कि भीष्म साहनी बताना चाहते हैं कि आपके घर में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनकी इज्जत कीजिएगा, उनको कम मत आंकिएगा। उन्होंने अपने समय में वो सभी बातें आपके लिए की है, लेकिन जब आपका दौर आ जाता है तो आप उनको भूल जाते हो, उनको महत्व नहीं देते हो, उनको घर से बाहर निकाल देते हो। ये सभी बातें जो है कहीं ना कहीं इस कहानी के माध्यम से पर्दे के पीछे से हमारे कानों पर आ जाती है। तो मुझे लगता है ये कहानी बेहद समकालीन है, आज के दौर को प्रभावित करती हुई कहानी है। तो कहानी को हमने पिछले 2 वीडियो में आपने देखा ही होगा कि कथानक भी उस प्रकार का है, उसको परीक्षा की दृष्टि से कैसे लिखना है ये भी बातें मैंने वहाँ पे की है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि ये कहानी आपके समझ में आई होगी। अगर कुछ उसमें से कमियां रही है, कुछ पक्ष आपको ध्यान में नहीं आया है, तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। मैं अगले लेक्चर में अगला पार्ट जो है लेकर आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।